हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी। क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। चलिए बाबू, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हम पूछ लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बाबू ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज उस ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जितना साल लगभग 2011 12 13 जो भी हो उस सब में से लेकर 2022-23 तक जितना सवाल किया है उसमें से हम लोग बात कर लेते हैं। चलते हैं। इसमें तो लगभग ज़्यादा, हाँ चलो, बहुत लगभग 27 या 28 क्वेश्चन है। चलते बाबू शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा। पहला सवाल में कि लिखता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। देखो, सवाल ही पहले ही पूछ दिया कि नहीं है। लुई पास्चर जी का नहीं है, या जेडी वाटसन का नहीं है, या स्टेफेन हेल्स का नहीं है, रॉबर्ट काक का नहीं है। बताओ इनमें से किनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्टेफेन हेल्स। स्टेफेन हेल्स। चलते हैं बाबू दूसरा नंबर सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने नजर आ रहा हो। क्या नजर आ रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग में लाया जाता है। इडली बनाने में और डोसा बनाने में जो आटा जो होता है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु से, या लैक्टोबैसिलस से, या विषाणु से, या ईस्ट से। तो बाबू इडली एवं डोसा का जो आटा बनाया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट एक प्रकार का एकोस्कीय सवालिया जीव है। ईस्ट एक प्रकार का। ईस्ट में कुछ ईस्ट याद रखिएगा। एक होता है बाबू ब्रीवर, एक होता है ब्रीवर ईस्ट, एक होता है बेकर ईस्ट। बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है पाव रोटी बनाने में, और ब्रीवर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है वो बियर बनाने में। याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 3 नंबर जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण और बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया ही जाता है, इसलिए बहुत ईजी है झुंझुनों, और बहुत ईजी है, इसलिए आप इसका जवाब दीजिए। सवाल आपके सामने तो नज़र आ ही रहा है। दूध से दही बनाने में सवाल क्या हुआ? तीसरा देख रहे हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? 2016-2017 में पूछा गया है कि दूध से जब दही बनाया जाता है तो कौन से जीवाणु आप लोग को मुंह पर याद होना चाहिए बाबू। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिखता है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन चौथा का हो जाएगा किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन एक क्रिया है जिसमें किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि ब्रीबरी का संबंध किससे है। ब्रीबरी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से, या प्रोटोजोआ से, या टीरोफाइटस से, या बाबू मॉस्पियल्स। बताओ किससे बाबू इसका सही ऑप्शन। तो 5 का जो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सेक्रोमाइसिस से। सेक्रोमाइसिस से ब्रीबरी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने लिखता है कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं, या मेथेनोजेन कहलाते हैं, या प्लाज्मिनोजेन कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 2018 का सवाल है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फ्लॉक्स। क्या कहते हैं बुआ? फ्लॉक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फ्लॉक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये फ्लॉक्स कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है बायोगैस। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हुआ, बहुत महत्वपूर्ण। वीवीआई बहुत महत्वपूर्ण है हुआ। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत झुंझुनू, बहुत ईजी सवाल है। 2012, 2021
आने वाला ही सवाल ऐसा होता है कि बताइए बायोगैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या H2 हाइड्रोजन होता है या CH4 होता है या सभी के सभी होता है। सात का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। लेकिन में से मुख्य रूप से आता हुआ CH4, मुख्य रूप से क्या आता है CH4। बायोगैस में क्या होते हैं तो मुख्य रूप से होता हुआ CH4, मुख्य रूप से क्या होता है CH4 निकलता हुआ सभी। CO2 भी निकलता है, H2 भी निकलता है, CH4 निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा क्या हो जाएगा CH4, मुख्य रूप से क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। क्या नाइट्रीफाइन जीवाणु प्रयुक्त होता है या अमोनीफाइन प्रयुक्त होता है या फिर डिनाइट्रीफाइन जीवाणु प्रयुक्त होता है या फिर मेथेनोजन प्रयुक्त होता है। तो गोबर गैस प्लांट में जो मुक्त हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मेथेनोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी मेथेनोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी मेथेनोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी मेथेनोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 8 के बाद अगर हम 9 की बात कर लेते हैं तो 9 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। कौन सा मीथेन का उत्सर्जन करता है। धान का खेत करता है या पशु करता है या दीमक करता है या इनमें से सभी करता है। तो बाबू मीथेन जो उत्पन्न करता है वो इनमें से पशु, लेकिन पशु में याद रखिएगा कौन सा पशु बाबू, तो याद रखना गाय और भैंस भी करता है। गाय और भैंस के गोबर से मीथेन उत्पन्न होता है। लेकिन जब दीमक सड़ाता है ना तो उससे से उत्पन्न होता है। धान के खेत में भी जब कुछ पदार्थ को सड़ता है बुआ तो वहाँ भी मीथेन उत्पन्न होता है। तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले सवाल। 10 नंबर जो सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होती है। त्वचा कैंसर या हे ज्वर या एंटेरिक ज्वर या गलगंड। तो 10 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इंटेरिक ज्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इंटेरिक ज्वर। ऑप्शन नंबर सी इंटेरिक ज्वर। चलते हैं बाबू 10 के बाद 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में लिखता है कि बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन है। बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन है। ट्यूबुलिन है या इंसुलिन है या क्राई प्रोटीन है या इनमें से सभी है। तो 11 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्राई प्रोटीन। 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी क्राई प्रोटीन। 11 का सही ऑप्शन सी क्राई प्रोटीन हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। क्या 12 नंबर सवाल में लिखता है कि निम्न में से कौन एक जैव खाद नहीं है। निम्न में से कौन एक जैव खाद नहीं है। क्या अजेटोबैक्टर या बैसिलस थुरिंजिएसिस या फिर क्लोस्ट्रीडियम या फिर अजोला। तो 12 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बैसिलस थुरिंजिएसिस, जो वह जैविक खाद नहीं है। कौन जैविक खाद नहीं है तो बैसिलस थुरिंजिएसिस जो है एक प्रकार का जैविक खाद नहीं है। चलते हैं वो अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखता है नीलहरी शैवाल। क्या लिखता है कि नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। बहुत महत्वपूर्ण 2020 2021 23 में क्या लिखता है कि नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, किस खेत के लिए उपयुक्त या उपयोगी जैव उर्वरक है। मक्का के लिए या गेहूं के लिए या ईख के लिए या चावल के लिए। तो सही ऑप्शन ऑप्शन में हो जाएगा डी बाबू चावल के लिए। किसके लिए चावल के लिए। चावल में अगर नीलहरी शैवाल पाया जाता है तो उसका काम होता है बुआ कि वायुमंडल में से नाइट्रोजन को क्या करना अवशोषित कर लेना। वायुमंडल में से नाइट्रोजन को अवशोषित करना और पेड़ पौधों को पहुंचाना। तो वो जैव उर्वरक के लिए उपयोगी माना गया है। चलते हैं अगले सवाल आपके सामने नजर आ ही रहा होगा। अगला सवाल में क्या लिखता है कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका हम उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं। नीलहरी शैवाल का कर सकते हैं या प्रोटोजोआ का कर सकते हैं या नेमाटोड्स का कर सकते हैं या गेहूं के पौधा का कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नीलहरी शैवाल का कर सकते हैं। किसका हुआ नीलहरी शैवाल, क्योंकि नीलहरी शैवाल का काम होता है वायुमंडल में से नाइट्रोजन को क्या करना स्थिरीकरण कर लेना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना है 78% है और ऑक्सीजन जो है वह 21% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.0
3%, सही बता दिया। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेता है नीलहरित शैवाल और पेड़ पौधों को दे देता है। तो याद रखिएगा, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो नीलहरित शैवाल का, जिसका दूसरा नाम होता है वह साइनोबैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी होता है बुआ, क्योंकि भोजन खुद बनाता है, इसको हम लोग स्वपोषी भी कह सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि किस गैर फली, क्या लिखा गया, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। किस गैर फली पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है, क्या एजोटोबैक्टर या फिर क्लोस्ट्रीडियम या फिर फ्रैंकिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्रॉन्किया। किसके कारण हुआ, फ्रॉन्किया। फ्रॉन्किया फ्रॉन्किया में जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है, फ्रॉन्किया। ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा सी। 15 के बाद चलते हैं वह 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। 16 सवाल में लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण 16 सवाल, मिट्टी में उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी में उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, कीटनाशक होता है या जैविक खाद होता है या ईस्ट होता है या इनमें से सभी होता है। तो मिट्टी में जो उपजाऊ बनाने वाला होता है वो जैविक खाद होता है। जैविक खाद में गोबर बुआ, जैविक खाद में गोबर, याद रखिएगा, यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 16 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 के बाद हम 17 की हम बात कर लें तो 17 में क्या लिखता है, 17 में लिखता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला एक जीव समूह कौन है। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला एक जीव समूह कौन है, माइक्रोब्स है या जैविक खाद है या ईस्ट है या जैविक कीटनाशक है। तो बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जैविक खाद। तो जैविक खाद का उपयोग करने से हमने कहा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वह घटती नहीं है बल्कि और बरकरार बनी रहती है, और जल्दी इसका अगर इसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी जो होगा वह बंजर होने से बचा रहेगा। अगला, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, हरा शैवाल है, ईस्ट है या जीवाणु है या लाल शैवाल है। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा हरा शैवाल। 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरा शैवाल। नहीं, हरा शैवाल से ज़्यादा बेटर होगा वो जीवाणु। जीवाणु जीवाणु राइजोबियम 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 एक प्रकार का जीवाणु है। कौन हुआ, राइजोबियम। क्या बोले, राइजोबियम। तो राइजोबियम एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो जैविक खाद के लिए उपयुक्त माना है। और हरा शैवाल की बात किया जाए तो हरा शैवाल में हो जाएगा क्लोरोफिल नहीं हो जाएगा बुआ, कौन हो जाएगा, हरा सवाल में हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। तो वो साइनोबैक्टीरिया, हाँ साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर तो बुआ, इसमें तो सही ऑप्शन नंबर होना चाहिए, इसमें दोनों चाहिए, हरा सवाल भी और जीवाणु भी, दोनों हो सकता है बुआ, क्योंकि हरा सवाल में साइनोबैक्टीरिया भी हो रहा है और जीवाणु में क्या हो रहा है बुआ, आपको राइजोबियम भी हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लेकिन बता दें इसका सही ऑप्शन दे रहा है वो क्या, जीवाणु दे रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या दे रहा है, जीवाणु दे रहा है। सही ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, जीवाणु दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखता है, देखिए क्या लिखता है, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखो उसका जवाब यहाँ देखो मिल रहा हुआ, दलहनी पौधा के जड़ में, किसके पौधा के जड़ में, दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर या स्टाइफ्लोकोकस या लैक्टोबैसिलस। तो इसका हुआ 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम नहीं, राइजोबियम बाबू, यही जीवाणु है, यही जीवाणु है जिसका काम होता है वायुमंडल में से नाइट्रोजन को क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। ग्रहण करने के बाद नाइट्रोजन यौगिक में बदल देना, जिसका काम पेड़ पौधे जड़ में करते हैं अपने भोजन के रूप में, और उससे वृद्धि और विकास कर लेते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन करता है, राइजोबियम करता है या सीडोमोनास करता है या दोनों करता है या ईस्ट करता है। तो कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बाबू ए भी हो जाएगा, राइजोबियम भी हो जाएगा, और सीडोमोनास एक प्रकार का सवाल है तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, राइजोबियम हो जाएगा। 20 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइजोबियम हो जाएगा। चलते हैं, फ्रैंकिया क्या है। फ्रैंकिया, कभी फ्रॉन्किया लिखता है। फ्रॉन्किया क्या है, जैव उर्वरक है, प्रतिजैविक है, जीवाणु समुदाय या बुआ बी और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, जैव उर्वरक है। फ्रैंकिया क्या है, जैव उर्वरक है। चलते हैं अगले सवाल। 21 के बाद 22 आप देख सकते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि कवक मूल एक सहजीवी संबंध है।
सहजीवी संघ है। कवक मूल एक सहजीवी संघ है। क्या हुआ? शैवाल तथा पौधे की जड़ का, कवक और पौधे की जड़ के बीच का, शैवाल तथा कवक के बीच का, कि जीवाणु तथा विषाणु के बीच का। तो कवक जो मूल है ना वह किसके बीच संबंध बनाता है? कवक मूल। तो याद रखना शैवाल तथा कवक के बीच का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, शैवाल तथा कवक के बीच का। कवक तथा पौधे के जड़ों के बीच का। कवक मूल ना, कवक मूल, कवक मूल किसके किसके बीच का? तो 22 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तो होना चाहिए बाबू शैवाल तथा कवक के बीच का। इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दे रहा है बी दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? कवक तथा पौधे के जड़। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है? बी दे रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है बुआ? बी दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। कवक मूल, कवक मूल, कवक मूल। एक होता है दिमाग से कवक मूल। आप लोग ये 20 का ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग खुद बाबू गलत बेहतर से है, एक बार चेक कर लीजिएगा, दिमाग से हटा हुआ है। 22 के ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा कि 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चल लेते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिखता है 23। 23 में क्या लिखता है? एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। 23 में क्या लिखता है कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसको बुआ? एजोस्पाइरिलम के साथ, या एना बेना के साथ। एना बीना यहाँ होना चाहिए, एना बेना लिख दिया है। राइजोबियम के साथ या नॉस्टॉक के साथ। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा एना बेना के साथ। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ? एना बेना के साथ। अगला सवाल लिखता है भोजन की विषाक्तता किन के कारण होती है? भोजन की विषाक्तता मतलब विष जो होता है वह किन के कारण होता है? राइजोबियम के कारण, या एजोटोबैक्टर के कारण, या लैक्टोबैसिलस के कारण, या क्लोस्ट्रीडियम के कारण। तो जो भोजन की विषाक्तता होती है ना वो होती है क्लोस्ट्रीडियम के कारण। क्लोस्ट्रीडियम के कारण ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 25 आपके सामने नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बुआ? कि पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेत है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेत क्या है? वाहित मलजल प्रदूषण का। क्या कहा हमने बुआ? वाहित मलजल प्रदूषण का। तो ई कोलाई उच्च मात्रा का संकेत यही हो सकता है वाहित मलजल प्रदूषण का, वाहित मलजल प्रदूषण का। लेकिन इसका ऑप्शन एक और देख लेते हैं क्या कहता है, पहले देख लेते हैं। यहाँ अगला ऑप्शन में लिखता है कि पानी की कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, कि जल में क्लोरीन का होना। तो इसका सही ऑप्शन हुआ वही हो जाएगा वाहित जल में प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये जो भी बता रहे थे पहले वही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है कि बाबू लिखता है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? खुला जलता हुआ ढेर, या सुपोषण, या वाहित मलजल, या जैविक आवर्धन। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा खुला जलता हुआ ढेर। खुला जलता हुआ ढेर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं वो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? ऑक्सीजन की खपत का, कि ऑक्सीजन निकास का, कि जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ का, कि कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत का। बीओडी ऑक्सीजन की खपत का। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है बीओडी उतना ही वो दिया जाता है बीओडी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हुआ ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 27 का हो जाएगा ए। हमने 27 क्वेश्चन किया हुआ। 27 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को जो भी है, पर 27 क्वेश्चन में आप देखते हैं कितना बेहतर बनाए कितना बेहतर नहीं बनाए। और ये क्वेश्चन था बुआ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चलते हैं बुआ, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और क्या हम कहें बुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेहतर बुआ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। चलते हैं बुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।